मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 27 साल बाद बीजेपी को दिल्ली में वापसी हो रही। केजरीवाल ने खुद की सीट तक गंवा दी है और मनीष सिसोदिया भी हार गए हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी है। नमस्कार, आज बात करेंगे उस मास्टर स्ट्रोक की जो बीजेपी को फिर से सत्ता में लेके आया है। क्या कुछ वो चीजें थी, क्या कुछ काम कर गया बीजेपी के लिए? क्या केंद्र की नीति से लेकर आरएसएस की रणनीति ने सत्ता में लाने में मदद की है? दिल्ली बीजेपी किस तरीके से अब देखिए काम करेगी सेंटर बीजेपी के साथ, बड़ी हो गई है। आज के एक्सप्लेनर में इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं वरुण भसीन हूं और आप देख रहे हैं इन खबर। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के किले को ध्वस्त कर दिया और यहां पर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इसका श्रेय ना बीजेपी की जो दिल्ली की टीम है उससे ज्यादा सेंट्रल टीम को जाना चाहिए, और जिसको नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरा किया गया। इस पूरे चुनाव को एक तरीके से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लड़ा गया था, जिन्होंने अपने केंद्र के काम और केंद्र की शक्ति को दिल्ली में प्रवाहित किया और दिल्ली वालों का इस वक्त दिल जीता। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी में ही शुरू होते थे और पार्टी पर ही खत्म होते थे और सिर्फ केजरीवाल से केजरीवाल की ही बात हुई। उसके अलावा बिना कोई विचारधारा के किसी पार्टी को लंबा सत्ता में रखना शायद मुश्किल हो जाता है, ये अब अरविंद केजरीवाल समझ गए। मुफ्त देने से लेकर आम जनता से जुड़े, जमीन से जुड़े होने की कहानी हो या फिर शीश महल की गूंजती आवाजें, केजरीवाल ने जनता को सोचने पर हर बार मजबूर तो कर दिया था। देखिए, अब केजरीवाल ने कहा कि देखिए शीश महल है लेकिन मेरा नहीं, लेकिन आप कह तो रहे हैं। अब आप अपनी ही चीजों पर जब सफाई दे रहे थे तो मुश्किल में तो पड़ ही रहे थे। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 26 में से बड़े जो 12 किले उनके ढहाई दिए और यही उनकी जीत का इस वक्त सबसे बड़ा जो सूत्र है वो बताया जा रहा है। यानी कि ऐसी सीट के जिसके बारे में आपने कभी खुद नहीं सोचा था कि हम हार जाएंगे, वही सीट आ गई। और इसमें क्या था? अरविंद केजरीवाल की खुद की नई दिल्ली विधानसभा सीट थी। और जो ये 26 बड़ी सीटें थी उनमें से आप क्या है लगातार 3 विधानसभा चुनावों में जीतती हुई आ रही थी, पर अब हार गई है। जब आप 3 बार जीत रहे थे, यानी कि केजरीवाल के आने के बाद से कभी वो सीट नहीं हारे, तो वो आप अब जीत ही नहीं पा रहे। यानी कि जनता ने मूड तो बदला ही है। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा कहां हुआ? वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ। 2020 में जो बात करें, यहाँ की 20 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 15 नई सीटें जुड़ गई और टोटल 16 सीटें उन्होंने जीती। ये वो इलाके हैं जो मैं बता रहा हूं, पंजाबी, पूर्वांचली, दलित वोटर यहाँ पर थे और इन्हीं को साधने के लिए लगे हुए थे सभी। दिल्ली में 10 जाट बहुल सीटें भी बीजेपी ने ही जीत ली हैं। तो अब बहुत से अलग अलग राज्यों से शायद संदेश भी पहुंचा दिल्ली में। बीजेपी ने इस वक्त दिल्ली में कुछ नया नहीं किया है। बीजेपी ने बस केजरीवाल का बनाया क्यों उनके लिए ही तैयार कर दिया। कैसे किया? वो किसी मुद्दे पर बोलते थे तो बीजेपी भी उसी मुद्दे पर बोलती थी। वो किसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे अरविंद केजरीवाल, तो बीजेपी भी उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। बीजेपी एक तरीके से एक आईना आम आदमी पार्टी को लेकर दिखाना रोज शुरू कर चुकी थी। ये कुछ 2-3 सालों पहले बेहद ज्यादा हो गया था, जिसमें अब कामों में धीरे धीरे फंसते रहे। आम आदमी पार्टी कुछ कहने आती, आईना दिख जाता कि क्या करें। आप बीजेपी भी यही कह रही है, इसी मुद्दे पे बात कर रही है। आखिर में बीजेपी ने फ्री की राजनीति में भी ऐसी छलांग मारी कि आम आदमी पार्टी को समझ ही नहीं आया कि जो हमें आईना दिखा रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे, ये तो अब फ्री में भी आ गए। इन्होंने भी बोल दिया है कि हम भी फ्री देंगे। तो फिर अब केंद्र में नरेंद्र मोदी और योगी का चेहरा भी तो सामने लाना पड़ गया, क्योंकि लड़ना जरूरी था। वो चक्रव्यूह जो था इस वक्त अरविंद केजरीवाल को घेरने का, वो पूरा करना था। बड़े बड़े चेहरे आए, योगी जी आए, अमित शाह जी मैदान में आना पड़ा और पूरी केंद्र की फौज इस वक्त दिल्ली में जोर लगा रही थी। कुछ नहीं था, बस क्या था? अरविंद केजरीवाल को उसी का आईना दिखाया गया। कोई ऐसा खास मॉडल नहीं था, लेकिन एक भरोसा दिखाया गया। देखिए, बीजेपी को एक ब्रह्मास्त्र भी मिला हुआ था इस बार। वो ब्रह्मास्त्र था नवंबर 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जो नई एक्साइज पॉलिसी आई थी उसका आना। इसमें गड़बड़ी के आरोप लगना। अगस्त 2022 में ईडी और सीबीआई केस दर्ज भी कर लेती है और मई 2022 के बीच में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसके बाद दिल्ली शराब नीति के जो मामले में तेजी पकड़ी गई और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इनको सबको नापा गया, इनके घरों में रेड हुई और उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया। और एक नैरेटिव तब से ही सेट हो चुका था। एक ब्रह्मास्त्र नई दिल्ली में इस वक्त देखिए चुनाव में बीजेपी को मिल चुका था।
चुनाव में बीजेपी ने जमकर इसका मुद्दे को बहुत ही बड़ा बनाया। 3 जनवरी 2025 को अशोक विहार में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं, जो खुद को शराब घोटाले के आरोपी कहते हैं। ये चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी। ये वही आपकी छवि को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण नुकसान होने लग गया। अब जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती थी खुद अब जेल होकर आ गई। जिस पार्टी की बुनियाद ही एंटी करप्शन मूवमेंट में रखी गई हो, उसको बीजेपी ने भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाकर ऐसा झटका दिया कि ये चुनाव केजरीवाल जो ब्रांड की जो पॉलिटिक्स थी उसको एक रेफरेंडम बना दिया गया कि देखिए केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे वो तो खुद भ्रष्टाचारी है। यहाँ इतना काफी था नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, लोगों तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने आरएसएस को भी ग्राउंड पर उतारा। हर चुनाव की तरह दिल्ली के चुनाव में भी आरएसएस ने बीजेपी के लिए तगड़ी फील्डिंग जमाई और माइक्रो मैनेजमेंट किया, जो कि आरएसएस हमेशा करती आई है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने बड़ी रैलियां और रोड शो किए। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने गली मोहल्लों में जाकर वोट तक मांगे, लेकिन असली जो काम था वो ग्राउंड पर आरएसएस कर रही थी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही वो कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया गया था। चुनाव के दौरान संघ के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने करीब 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग की, यानी कि वो छोटी बैठकें जिनसे घरों में लोगों को पकड़ा जा सके, समझा जा सके, समझाया जा सके। और ये 4 लाख वोटर्स को सीधा उन्होंने साध लिया था, जो कि आगे और उस चीज को बढ़ा रहे थे। दिल्ली में 25% यानी करीब 39 लाख पूर्वांचली वोटर हैं, जो 16 सीटों पर निर्णायक थे। इनकी लामबंदी के लिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखा, रवि किशन का चेहरा देखा, मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को आना पड़ा। वहीं 8% जाट, 8% बनिया, 6% उत्तराखंडी और 4% पंजाबी सिख वोटर्स को साधने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के बड़े बड़े नेता चुनाव में उतारे गए। पूरा केंद्र इस वक्त काम कर रहा था दिल्ली के लिए, जिसका आज इस वक्त वो रिजल्ट भी दिखा रहा है। दिल्ली में 12 सीटें एससी रिजर्व्ड हैं। इन सब पर भी आप ही काबिज थी। बिजवासन, नरेला, नांगलोई और शादरा जैसी 18 सीटें ऐसी जहां दलित वोटर बहुत बड़े निर्णायक होते थे। बीजेपी ने इन 30 सीटों पर करीब 90 लीडर्स और हजारों बूथ लेवल कार्यकर्ता तैनात कर दिए। ऐसा कर बीजेपी ने दलित और वाल्मीकि वोटर्स को भी साध लिया। वो देखिए, उन्होंने एक पूरी रणनीति के साथ काम किया। केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की तो बात होती है, वो भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक पूरी फौज किस तरीके से एक बड़ी रणनीति के साथ, एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के साथ काम करती है। इनमें से एक और मास्टर स्ट्रोक था, वो बीजेपी ने 8वें वेतन आयोग सीनियर सिटीजन को नाप लिया और अभी बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव लेकर उन्होंने 55 सीटों पर इस वक्त जो हिसाब किताब बिगाड़ सकते थे को एक साथ नाप कर दिया कि देखिए आप कुछ नहीं। तो ये तो साफ है कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से राज्य सरकार लाने के लिए एक अहम भूमिका यहां पर निभाई है। पूरे केंद्र की फौज थी वो दिल्ली में लगी हुई थी बीजेपी की तरफ से। और इस चुनाव में आपके खिलाफ क्या था? एंटी इनकम्बेंसी, वो भी 3 लेयर्स की। उन 3 लेयर्स को देखिए आपको समझना पड़ेगा। पहली लेयर में केजरीवाल और उनके मंत्री, करीब 10 साल से केजरीवाल ही सीएम और एक जैसे मंत्री और सब पर लगे भ्रष्टाचार के आले। दूसरी लेयर में विधायक, 26 सीटें जो मैंने आपको बताई वहां लगातार 3 बार से चुनाव में जीत रहे थे, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी। तीसरी में देखिए नगर निगम का आप जीत कर आए थे, राज्य सरकार और नगर निगम में होने के बावजूद आप लोकल मुद्दों पर काम ही नहीं कर पा रही थी। अगर कचरा फैला हुआ है तो भैया कोई वोट डालने जा रहा है वो देखते देखते ही बोल देगा। एमसीडी ने इस बार कोई काम नहीं किया, जो कि हाथ में आम आदमी पार्टी के ही थी। बाकी कसर कांग्रेस ने पूरी कर दी। इस चुनाव में कांग्रेस ने नंबर 1 पार्टी यानी आम आदमी पार्टी पर कम हमला किया, नंबर 2 पार्टी यानी बीजेपी पर निशाना साधा। अब बीजेपी पर निशाना साधा तो क्या हुआ? आपके पास ज्यादा वोट शेयर थे, ऐसे में कांग्रेस ने आपको मिलने वाले एंटी बीजेपी वोट को अपनी ओर ले लिया। अब आपको मिलने वाला जो एंटी बीजेपी वोट था वो कांग्रेस की तरफ चला गया, तो सीधी फाइट किसमें टाइट हो गई? बीजेपी और आप में। और यही तो फायदा इस वक्त सबसे ज्यादा जो कांग्रेस ने पहुंचाया कि वो अच्छे से लड़े उन सीटों पर, उन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने हरा दिया। आप एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी बनी, लेकिन अब क्या है, अब दिल्ली में डैमेज होने से पार्टी पूरी बिखर जाएगी, इसका भी डर है। देखिए, इससे जुड़े लोग पेशेवर पॉलिटिशियन तो थे नहीं, इधर से कोई किसी फील्ड का, कोई किसी फील्ड का था। अब सत्ता से बाहर हो जाने पर एक बड़ा वर्ग इस पार्टी को छोड़ सकता है।
क्योंकि हाल ही में मौजूदा 10 विधायकों ने आपको छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। पहले की बात बता रहा हूं। ऐसे में जो लोग अब दूसरी पार्टियों से आए थे वो भी अपनी मूल पार्टी में लौट सकते हैं, 2 या 3 धड़े भी पार्टी में बन सकते हैं। तो ये जो इस वक्त स्थिति है वो अरविंद केजरीवाल को झेलनी है। 2022 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल का प्रचार करके पंजाब का विधानसभा चुनाव भी जीता है। वही गुजरात में कई नंबर 2 पार्टी बनकर गई है। दिल्ली में आप अब हार गई है, तो 2 साल बाद पंजाब और गुजरात में होने वाले चुनावों में भी पार्टी को नुकसान हो सकता है। अब देखिए केजरीवाल जी, आपको समझना पड़ेगा, आपको इस वक्त आपके नाम पर, आपकी पार्टी पर डेंट तो लग गया है, पर आज भी दिल्ली में जो जीत का श्रेय है वो केंद्र को देना होगा, केंद्र की उस रणनीति को देना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना होगा, जिन्होंने आपको आपदा बनाया और दिल्ली को इस वक्त एक नई सरकार वो 27 साल बाद वापस से केंद्र राज्य में लाकर काबिज कर दिया है। वरुण भसीन,